हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। तो गाइज आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड फेज, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। प्रथम चरण हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम बंगाल विभाजन को भी अलग से देख चुके हैं, स्वदेशी आंदोलन अलग से देख चुके हैं। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। अब जो सेकेंड फेज है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो 1905 से 1919 तक का होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी जो घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। इसको उग्रवादी चरण ही एक तरह से कहा जाता है। तो इसमें जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और उनका नेतृत्व जिन लोगों ने किया है, ठीक है, जिस संस्था से वो बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो वो जो है वो इम्पोर्टेंट है पढ़ना। और ये आपसे पूछा जाता है जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं या घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो ये आज हम सेकंड फेज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी है, जो मैं पहले कवर करवा चुकी हूँ, पॉलिटी भी मैं स्टार्ट आपकी करवा चुकी हूँ, धीरे धीरे उस क्रम में मैं आगे वीडियोस दूंगी। कुछ वीडियोस 9 से 10 वीडियो मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो पुरानी वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है। जो बच्चे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूरी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी वीडियोस हैं आगे आने वाली, आप उससे इजीली नोटिफाइड होते रहें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो वीडियोस हैं इसके नोट्स जो हैं हैंड रिटन, यही एज इट इज़ मैं आपको वहाँ पे ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें हम देखेंगे कि द्वितीय चरण को नव राष्ट्रीयता और उग्रवादी चरण भी बोला जाता है, ठीक है। गर्मपंथी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि आप देखेंगे 1907 में सूरत का विभाजन होता है, जिसमें कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बंट जाएगी, नरम दल और गरम दल में, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे कि जो उदारवादी नीतियां हैं उनकी आलोचना होती है, और वो उनकी असफलता के कारण ही कहीं ना कहीं ये जो उग्रवादी नेता हैं ये फिर अपना अलग रास्ता अलग रास्ता अपना लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, ये सेकंड फेज का कारण क्या होता है, ठीक है। उन लोगों को अपनी नीतियाँ क्यों अपनानी पड़ती हैं, इसका कारण ये होता है कि एक तो उदारवादी जो नीतियाँ थी वो असफल हो जाती हैं। अब विनम्रता से हाथ जोड़कर, और जो अंग्रेज थे वो हमारी बात मान नहीं रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में। आर्थिक संकट आ जाता है, धन के निष्कासन का सिद्धांत देते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। कुछ इंटरनेशनल घटनाएं थी, उनका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, जैसे कि देखेंगे इथोपिया द्वारा इटली को हराया जाना, जापान जो कि एक छोटा कंट्री है उसने रूस को हरा दिया। तो ये सब चीज़ें देख करके कहीं ना कहीं इंडियंस का जो आत्मबल था वो बढ़ता है, और उनके आत्मबल का विस्तार होता है, ठीक है। इस क्रम में देखेंगे कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं रास बिहारी घोष। इसमें क्या होता है परिणाम कि कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बढ़ जाती है, उदारवादी मतलब नरमपंथी और उग्रवादी गरमपंथी। अब उदारवादी नेता कौन थे, ये नेता के नाम आप याद रखते चलिए। और जो उग्रवादी थे वो नेता कौन थे, तो उदारवादियों में दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उग्रवादी कौन थे, तो उग्रवादी विचारधारा के थे बाल गंगाधर तिलक जी। इनकी दो पत्रिकाएं आप पढ़ेंगे, केसरी और मराठा। केसरी जो पत्रिका है वो मतलब मराठी लैंग्वेज में उसका प्रतिपादन होता था, ठीक है। विपिन चंद्रपाल जी, इनकी पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय, इनकी पत्रिका थी पंजाबी। और अरविंद घोष, इनकी पत्रिका थी वंदे मातरम। पत्रिकाएं भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछी जाती है। अब ये जो उग्रवादी नेता थे, जो कांग्रेस है दो गुटों में विभाजित हो गई सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल में। अब ये जो गरम दल वाले नेता जो हैं, माफ़ कीजिएगा आज गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो इनकी कार्यशैली क्या थी उग्रवादियों की, तो इनकी कार्यशैली थी कि ये लोग अब हाथ नहीं जोड़ते थे, ठीक है, निवेदन नहीं करते थे, ये डायरेक्ट नीतियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन जो धरना का स्वरूप हुआ करता था वो अहिंसक था, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी, ठीक है। आंदोलन किया करते थे, लेकिन आंदोलन भी किस प्रकार थे, अहिंसात्मक। अभी पूरी तरह से क्रांतिकारी चरण नहीं आया, ठीक है। आत्म बलिदान के पक्षधर थे, स्वराज स्वशासन बहिष्कार स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के पक्षधर थे, ठीक है।
अब उग्रवादी नेताओं का जो मेनली पर्पस था वो था स्वराज, और स्वराज का मतलब होता है कि देश का शासन जो है वो देश की परंपराओं से हो, ठीक है। यहाँ मैंने इंक्लूड कर लिया है मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, और होती कहाँ पे है, तो ढाका में होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों होती है, मैंने आपको बताया था कि बंगाल का विभाजन होता है तो हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डलवा देते हैं अंग्रेज, और फूट डलवाने के क्रम में वो क्या करते हैं कि मुस्लिम्स, अब मुस्लिम्स को डरा देते हैं कि आप लोग जो हैं जो पश्चिमी, ये वाला जो क्षेत्र है, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया है, जो पश्चिमी पश्चिमी बंगाल था और ये पूर्वी बंगाल था, तो जो ये पश्चिमी बंगाल है इसमें हिंदू बाहुल्य था, ठीक है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था ये। तो यहाँ पे मुसलमानों की जो संख्या कम थी तो उनको डरा दिया गया कि अब आप लोग यहाँ माइनॉरिटीज़ बन गए हैं, अब माइनॉरिटीज़ हैं आप, तो आपको मतलब कहीं न कहीं हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है, ठीक है। तो मुसलमानों को डराकर, और फिर मुसलमानों ने अपनी अलग-अलग डिमांड रखी, फिर अब वो लोग मतलब एकता में फूट पड़ गई तो वो लोग अपना अलग सोचने लगे। इस क्रम में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो अंग्रेज इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ 3 अधिवेशन हैं मुस्लिम लीग के जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बस ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद याद रखते चलिएगा। 1906 में होता है प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का। इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं आगा खां, ठीक है, और ये ढाका में होता है। दूसरा अधिवेशन होता है 1907 में, जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन होता है कराची में। 1908 का तीसरा अधिवेशन जो है मुस्लिम लीग का अमृतसर में होता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग रखती है, ठीक है। और 1909 में आप पढ़ेंगे मार्ली मिंटो जब सुधार आयोग आता है तो उसमें 1909 में इस आयोग के द्वारा जो मुस्लिम जो अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, मतलब कि अलग से निर्वाचक मंडल जो है मुसलमानों के लिए, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो एक ब्रांच है वो लंदन में भी होती है ओपन, और इसकी अध्यक्षता करते हैं अमीर अली। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने इंक्लूड कर लिया। बाल गंगाधर तिलक जी का एक स्टेटमेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इसी तरह अरविंद घोष, इनका भी एक स्टेटमेंट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राज्य की प्राणवायु है, ठीक है। अब जो उग्रवादी नेता थे और इनकी जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को जो मुस्लिम्स थे वो सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो उग्रवादी नेता थे ये हिंदू अतीत की वकालत करते थे। किस प्रकार, अरविंद घोष देखिए कहते हैं कि स्वतंत्रता तो जो है स्वतंत्रता वो हमारा उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही इसे पूर्ति कर सकेगा, मतलब कि स्वतंत्रता हमारा एकमात्र जो पर्पस है और सिर्फ हिंदू धर्म ही है जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है या कर सकेगा। तो हिंदू अतीत की ये लोग वकालत करते थे, इसलिए मुस्लिम्स जो थे वो ज़्यादा इससे इफेक्टेड नहीं हुए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पूरा क्रांतिकारी चरण, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में ये है कि उग्रवाद की मशाल जलाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। इन्होंने धार्मिक रूढ़िवादिता का भी सहारा लिया। किस प्रकार, 1894 में, ये इसी तरह आपसे डेट्स पूछी जाती हैं, ठीक है। 1894 में गणपति महोत्सव की शुरुआत करी, 1896 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी। ये दोनों कहाँ पे, ये आज भी मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। अखाड़ा की स्टार्टिंग करी, लाठी क्लब की स्टार्टिंग करी, गौ हत्या विरोधी सभा की स्टार्टिंग करी। फिर 1896 में कपड़ों पर लगे उत्पाद शुल्क का विरोध इन्होंने किया और विदेशी वस्तु का एक बहिष्कार आंदोलन ही इन्होंने चला दिया, ठीक है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन। इस क्रम में 1896-97 में जो पूना सार्वजनिक सभा थी, पूना सार्वजनिक सभा के कुछ युवा कार्यकर्ताओं की हेल्प से इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया बाल गंगाधर तिलक जी ने। उस आंदोलन का नाम था कोई टैक्स नहीं, कोई कर नहीं, आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र के लोगों ने ही तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि भी दी थी। तिलक जी ने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, इसको नारे के रूप में यूज़ किया, ठीक है। क्वेश्चन ये ऐसे ही बनते हैं कि स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, इन शब्द को
नारे के रूप में किसने यूज़ किया? तो तिलक जी ने। उन्होंने बोला कि भारत एक वृक्ष जैसा है जिसका मूल तना स्वराज है, जबकि स्वदेशी और बहिष्कार जो हैं वो इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। 1897 में पूना प्लेग कमेटी, आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने की वजह से वो कहाँ होता है? बम्बई में। तो 1897 में पूना प्लेग कमेटी के अधिकारी थे दो, रैंड और एमहर्स्ट। इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, किनके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। उन दोनों का नाम क्या था चापेकर बंधुओं का? बालकृष्ण और दामोदर। इन्होंने रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी, और ये हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। जिस हत्या का सपोर्ट तिलक जी अपनी पत्रिका केसरी में करते हैं, वो एक आर्टिकल लिखते हैं इस घटना का और सपोर्ट करते हैं, इसको सही ठहराते हैं। ठीक है, सही ठहराने पर इनको धारा 124A, जो कि राजद्रोह का केस है, इसके तहत इनको 18 माह की जेल हो जाती है। और पत्रकारिता के कारण सर्वाधिक बार जेल जाने वाले भी व्यक्ति तिलक जी ही थे। कई ज़्यादा ये मतलब कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स लिखा करते थे केसरी में। 1888 में कोल्हापुर के राजा के विरुद्ध भी एक आर्टिकल लिखते हैं केसरी में। इस प्रकार 1908 में 124A के तहत, जो ये धारा है, इसके तहत इनके ऊपर राजद्रोह का केस लगता है और 6 वर्ष की इनको सजा हो जाती है। ये केवल केस इन्हीं पर नहीं लगाया गया था। जब असहयोग आंदोलन होता है तो ये केस 1922 में गांधी जी पर भी लगा था, और गांधी जी को भी 124A के तहत सजा हुई थी। ठीक है, भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल जी तिलक जी को कहते हैं, और ये फिर मतलब इन पर केस भी कर देते हैं, मानहानि का दावा करते हैं वैलेंटाइन शिरोल जी पर, तिलक जी, क्योंकि वैलेंटाइन शिरोल जी इनको भारतीय शांति का जनक कहते हैं। और फाइनली जो तिलक जी की मृत्यु है वो 1 अगस्त 1920 को हो जाती है, जब असहयोग आंदोलन का स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के स्टार्टिंग डे पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है तिलक जी की। ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। इसके आगे मैं आपको करवाऊंगी क्रांतिकारी जो सारी घटनाएं हैं, क्रांतिकारी पूरा चरण ही, उसमें हम जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में हुई हैं इंडियंस द्वारा या भारत में ही हुई हैं, उन सभी को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूरी से, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ये सारी जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उनके नोट्स अगर आपको चाहिए, आप लेना चाहते हैं तो ठीक है। वहाँ मैं क्विज़ेस भी करवाती हूँ 4 से 5। आज थोड़ा गला ख़राब है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस को। आप लोगों को बस कंटेंट देखना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं है। एक्सक्यूज़ेस देने के लिए तो तमाम चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, 1000 चीज़ें हैं। आप बोल सकते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है, पीछे से आवाज़ आ रही है, कुछ भी एक्सक्यूज़ेस देने के लिए तमाम दुनिया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको बस अपना टॉपिक क्लियर करना है और पढ़ते जाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच गाइज़।